हेलो एवरीवन। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ रीजनिंग, जहाँ पर मैं कलेक्टिवली बताने वाली हूँ सारे वो चैप्टर्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और उनका एक ब्रीफ रिवीजन करेंगे। हम क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमें क्या प्रिपेयर रखना है फॉर द रीजनिंग, सो दैट वी कैन गेट फुल 30 मार्क्स। जैसे कि मैंने बता रखा है कि 30 मार्क्स का ये पेपर होगा, जिसमें सिर्फ रीजनिंग का 30 मार्क्स है और जिसमें हम 30 आउट ऑफ 30 पा सकते हैं अगर हमारा रीजनिंग अच्छी तरीके से प्रिपेयर है। तो उसमें मैंने सारे ही टॉपिक्स को कवर किया है। टोटल 16 टॉपिक्स हैं, जिसमें से एनालिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स को मैंने एक साथ कंबाइन करके बता दिया है। बाकी सारे टॉपिक्स अलग हैं और हमें पता है दैट रीजनिंग इज बेसिकली वर्बल, नॉन वर्बल एंड एनालिटिकल, जिसे हम क्रिटिकल भी कहते हैं। ठीक है, तो वर्बल में तो सारे वो क्वेश्चंस जो लिखे होते हैं और उनके बेसिस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। जैसे रिलेशंस के क्वेश्चन हुए, शी इज़ अ डॉटर ऑफ, ये मदर ऑफ, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं वो हम वर्बल के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स दिए हुए इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे उसको सॉल्व करना होता है। नॉन वर्बल आर बेस्ड बेसिकली ऑन द डायग्राम्स, फिगर्स, जिसमें हमें ट्राइंगल काउंट करना होता है या फिगर के बेसिस पे कंप्लीट करना होता है फिगर को। तो वो क्वेश्चंस आते हैं हमारे नॉन वर्बल पार्ट में। और फिर आता है एनालिटिकल, जो कि सबसे ज़्यादा टफ होता है इन तीनों के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पर हमें खुद से एजम्पशन, कंक्लूजन और आर्ग्यूमेंट, एक्शन, इफेक्ट, इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं और हमें क्वेश्चन को अपने डिसीजन मेकिंग बेसिस पे डिसाइड करना होता है। तो ये तीनों ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आरआरबी एनटीपीसी और मैंने डिटेल में हर चैप्टर को डिस्कस किया है और उसके की पॉइंट्स क्या हैं वो भी डिस्कस किया है। सो डू वॉच द कंप्लीट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। So let's begin. The first chapter we have is analogy. ठीक है, इस पे मैंने बहुत अच्छी क्वेश्चन सीरीज बनाई है प्रीवियस ईयर पेपर का आरआरबी से रिलेटेड, तो आप वो भी मेरे चैनल पर उसको व्यू कर सकते हैं। और इन अ नटसेल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज एनालॉगी और इससे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो बेसिक मीनिंग है एनालॉगी का आपको पता है, इट इज़ कॉल्ड एज कंपैरिजन। तो पहले आपको ये समझना है कि एनालॉगी है क्या। दैट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन द टू थिंग्स। In a very simple language, we should know that analogy is a comparison between two things. दो चीज़ों के बीच में एक comparison होता है. So there will be some relationship between A and B which will be similar to the relation between C and D. Means हमारे पास A और B दिया होगा क्वेश्चन में और उसी तरीके से हमारे पास C दिया होगा और हमें फाइंड आउट करना होगा यहाँ की मिसिंग वैल्यू। ओके, या फिर हम कह सकते हैं कि जो रिलेशन ए और बी में बन रहा है, द सेम रिलेशन इज देयर बिटवीन सी एंड डी, देन इट इज गोइंग टू फॉर्म अ एनालॉगी। तो पूरे क्वेश्चन पेपर में एनालॉगी के जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे टू एलिमिनेट फ्रॉम द ऑप्शंस। हमारे पास दिए होंगे 4 ऑप्शंस जिसमें से हमें आंसर पता करना है। तो पहले तो हमने ये समझ लिया कि एनालॉगी है क्या, कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। और हमारे पास 4 सेट होंगे जिसमें से 3 दिए होंगे, तो 2 का तो सेम रिलेशन होगा, उसी के बेसिस पे हमें अदर 2 का रिलेशन बताना है। तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे होते हैं, इसके टाइप्स देखेंगे। बेसिकली दे आर ऑफ 4 टाइप्स। ठीक है, अभी तक एग्जाम में जो टाइप्स देखे गए हैं इनके वो 4 तरह के हैं। द फर्स्ट वन इज एनालॉगी विथ लेटर्स। ठीक है, एनालॉगी विथ लेटर्स। जब हम लेटर्स की बात करते हैं तो किस तरीके का फॉर्मेट होता है। लाइक सपोज मैंने बोला ए ई इज टू एफ। ठीक है, और हमें बताना है सी जी इज टू। अब यहाँ पे क्या फिल होगा, तो इस जगह को फिल करने के लिए पहले हमें इनका रिलेशन पता करना होगा। ओके, तो ए और ई में क्या रिलेशन दिख रहा है, इज टू एफ। यहाँ पे 2 लेटर्स हैं और यहाँ पर सिंगल है, तो हमें पता है ए का पोजिशन क्या है। ए का पोजीशन है 1 और ई का पोजीशन है 5। 1 + 5 मेक्स 6 और 6 किसका पोजीशन है, एफ का। तो इस तरीके से कि रिलेशन सेट हो रहा है, तो वही पैटर्न हम यहाँ पर फॉलो करेंगे। सी का पोजीशन है 3 और जी का पोजीशन है 7। 7 + 3 मेक्स 10। सो द मिसिंग नंबर विच इज एट दिस प्लेस इज 10। तो वो कौन सा लेटर होगा, दैट इज जे।
तो इस तरीके से हमने लेटर वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो हमें यहाँ से ये समझना है कि जो टाइप्स ऑफ एनालॉगी के क्वेश्चन होंगे, जिसमें पहला टाइप्स है लेटर्स का, तो उसमें क्या प्रिपेयर करना ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन सो दैट आप एक नटसेल में इसको प्रिपेयर कर लें। फॉर लेटर्स वी नीड टू नो फर्स्ट, वी हैव टू लर्न अल्फ़ाबेट पोजीशन। ठीक है, यहाँ पर ज़रूरी है हमें अल्फ़ाबेट के पोजीशंस को याद रखना। 1 से 26 तक हमें अल्फ़ाबेट पोजीशंस बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। इट शुड बी ऑन आवर टंग सो दैट एग्ज़ाम में हमें वो लिखने की ज़रूरत ना पड़े या याद करने की ज़रूरत ना पड़े। हमने बहुत सारे एग्ज़ाम में या प्रिपरेशन के समय ये फॉर्मूला देखा है एचओटी, जहाँ पर हम 5, 10, 15, 20 और 25 का रूल लेकर चलते हैं। तो आप इसे भी याद कर सकते हैं, ये भी एक ट्रिक बन सकता है। इसके क्लोज बाय लेटर से आप और भी लेटर्स का वैल्यू पता कर सकते हैं। तो एजॉटी इज़ अ फॉर्मूला फॉर लर्निंग द अल्फ़ाबेट पोजीशंस। बट सिर्फ अल्फ़ाबेट पोजीशंस को याद रखना इज़ नॉट इनफ। आपको इसे फॉरवर्ड एंड रिवर्स ऑर्डर में भी याद होना चाहिए आपको। फॉरवर्ड तो नॉर्मल 1 to 26 का ऑर्डर है, फॉरवर्ड ऑर्डर 1 to 26 का ऑर्डर ही फॉरवर्ड ऑर्डर है, बट द सेकेंड वन इज रिवर्स ऑर्डर। क्वेश्चन कभी कभी रिवर्स ऑर्डर में भी आता है, मीन्स वी शुड नो व्हाट विल बी द ऑपोजिट लेटर। आई मीन टू से यू हैव टू लर्न ऑपोजिट लेटर्स ऑल्सो। तो ये ओवरऑल हमारा ये प्रिपरेशन होना चाहिए फॉर द लेटर रिलेटेड एनोलॉजी क्वेश्चन। ठीक है, आप हमारे चैनल पे इससे रिलेटेड जब एक सीरीज़ देखेंगे तो आपको वहाँ पे लेटर, नंबर और बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनालॉगी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। वहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम लेटर्स की बात कर रहे थे, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। पहली बात, अल्फ़ाबेट पोजीशंस याद रखना है हमें। देन उनका फॉरवर्ड ऑर्डर वो वही है, सेम अल्फ़ाबेट पोजीशन मीन्स 1 to 26। देन कम्स रिवर्स ऑर्डर, मीन्स इफ़ रिवर्स ऑर्डर टॉक्स अबाउट द ऑपोजिट। रिवर्स ऑर्डर से मैं यहाँ पे ऑपोजिट की बात कर रही हूँ। तो बेसिकली आपको दो चीज़ें बस याद रखनी है, डोंट गेट कंफ्यूज विद दीज टू लाइन्स। दो चीज़ें आपको बेसिकली याद रखनी है, पहली अल्फ़ाबेट पोजीशंस एंड द ऑपोजिट अल्फ़ाबेट्स। ओके, ऑपोजिट लेटर्स भी कह सकते हैं, लाइक व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ ए, जी। ठीक है, ए के ऑपोजिट क्या है, जी है। इसी तरीके से हमें ऑपोजिट लेटर्स भी याद आने चाहिए। कभी कभी पैटर्न्स उस पर भी बेस्ड होता है, तो अगर आपको लर्न होगा तो आप क्विकली वो फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड टाइप्स क्या है एनालॉगी का, दैट इज नंबर्स। लेटर्स की बात हो गई, नाउ वी विल कम टू नंबर्स। नंबर्स से कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या याद रखना ज़रूरी है। नंबर से इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखूँ 351 is to 81 एंड देन 452 is to, यहाँ पे क्या आएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अगर आपको नंबर्स में स्क्वायर्स अच्छे से प्रिपेयर हैं, क्यूब्स अच्छे से प्रिपेयर है या मल्टीपल्स अच्छे से प्रिपेयर है, तो फिर इट इज़ वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ से आपको आइडिया क्या मिल रहा है, दैट 81 is a square of 9, okay, but 351 is not a square number of anything। तो अभी हमें क्या दिमाग लगाना है और क्या हो सकता है, ना ही ये क्यूब है ना ही ये स्क्वायर है। बट अगर हम ध्यान से देखें 3 + 5 + 1, इनका सम अगर हम करें 3 + 5 + 1, तो दैट इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 9 और 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो इस तरीके से एक रिलेशन सेटअप हुआ है। लेट अस सी यहाँ पर भी वो फॉलो हो रहा है, यानी 4 + 5 9, 9 + 2 11। तो अगर हम 11 का स्क्वायर करें 121 विल बी द आंसर। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हमें फाइंड आउट करना है। ये तब होगा जब हमें स्क्वायर, क्यूब्स और मल्टीपल्स अच्छे से प्रिपेयर होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें फोकस करना है किन चीज़ों पे, स्क्वायर्स, क्यूब्स, मल्टीपल्स, और फिर आता है हमारा द 4 ऑपरेटिंग ऑपरेशंस। वी नो दैट प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है,
तो ये भी हमें क्वेश्चन में देखना है कि एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, या मल्टीप्लाई या डिवीजन। तो ये तो बेसिक है, बट मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो अक्सर स्क्वायर्स, क्यूब्स और मल्टीपल्स पर बेस्ड आते हैं। तो हमारा यहाँ से 2 टाइप्स ऑफ एनालॉगी प्रिपेयर होता है। नाउ द थर्ड टाइप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेट्स मूव टू इट। वर्ड्स, एनालॉगी विथ वर्ड्स। ओके, ये बहुत ही जनरल सा है, मीन्स वर्ड्स पे बेस्ड हमें प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर हमें बेसिकली सिनोनिम और एंटोनिम के लिए प्रिपेयर रहना है। सिनोनिम एंड एंटोनिम, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आने के चांस हैं इसमें, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू प्रिपेयर सिनोनिम एंड एंटोनिम। कुछ क्वेश्चंस में अगर आपको आइडिया नहीं भी मिलता है तो यू हैव टू जस्ट एलिमिनेट द ऑप्शंस। 4 ऑप्शन दिए होंगे तो आपको उस बेसिस पे एलिमिनेट करना है कि या तो वो जो वर्ड दिया है उससे सिमिलर क्या हो सकता है या उसके ऑपोजिट क्या हो सकता है। तो उस बेसिस पे भी आप ये एनालॉगी ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ सपोज इट इज़ गिवन obus, wait, I have to write it clearly, means overall आपको synonym और antonym prepare रखना है for the words. It can be like a word of obfuscate. Obfuscate is to obscure. We have 4 dots. Then burnish is to. अब यहाँ पे जो obfuscate, the pronunciation B silent, obfuscate. The word obfuscate means, इसकी मीनिंग अगर आपको पता है, the meaning of this word means make something obscure or unclear. बेसिकली इसका मतलब क्या है, किसी चीज को unclear करना, ठीक है। और वही चीज obscure का भी है, that make unclear and difficult to understand. तो दोनों ही वर्ड एक जैसे हैं, obfuscate और obscure मीन्स सिनोनिम है। तो हमें बर्निश का सिनोनिम बताना है। ओके, तो बर्निश मीन्स क्या होता है, एनहेंस और इम्प्रूव। बर्निश मीन्स एनहेंस और इम्प्रूव। तो इसका जो आंसर होगा वो या तो एनहेंस हो सकता है या फिर इम्प्रूव हो सकता है। तो जैसा ही ऑप्शन में दिया होगा हम उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। बट पहले के जो 2 दिए हुए वर्ड्स हैं उनसे हमें समझ में आ रहा है दैट इट इज़ अ सिनोनिम। तो जो ऑप्शंस में दिए होंगे 4 ऑप्शन, उसमें से हमें बर्निश का सिनोनिम सेलेक्ट करना होगा। सो लाइक दिस आप वर्ड बेस्ड एनालॉगी के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नाउ कम्स नेक्स्ट, दैट इज द लास्ट वन, एनालॉगी विथ जनरल नॉलेज। द लास्ट वन इज जनरल नॉलेज। अब इसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर विद द टर्म्स गिवन इन द क्वेश्चन और विद द हेडिंग एज इट सेज जनरल नॉलेज। सो आपको जनरल चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप 4 ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन एज आंसर चूज आउट कर सकते हैं। इसमें इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल सेंसेक्स इज टू इंडिया, सो व्हाट विल बी फॉर नाइकी। अब अभी आपको पता है सेंसेक्स क्या है, सेंसेक्स इज द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। सेंसेक्स क्या है, स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का। उसी तरीके से जो ये वर्ड है नाइकी, दैट इज अ स्टॉक एक्सचेंज ऑफ जापान। ये जापान में यूज़ होता है। तो दैट इज़ अ जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। तो इस तरीके से दिस इज़ ऑल बेस्ड क्वेश्चंस फॉर एनालॉगी। तो इस तरीके से आपको एनालॉगी के क्वेश्चंस को प्रिपेयर रखना है और जो उसके 4 टाइप्स हैं उनको। So I hope this video will be very helpful for you to understand the concept of analogy with analogies practice questions. Okay, so try to practice more and more of each type so that you can get a good grasp of it. The second topic. What is the second topic related to the reasoning? यहाँ पे है हमारा second topic in this syllabus, completion of number and alphabetical series. Okay. एनालॉगी और इसमें बहुत सी चीज़ें कॉमन है, जैसे हमने एनालॉगी में भी देखा
डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालॉगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन रखनी है। उसी तरीके से कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है, नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। बट एक और पॉइंट याद रखेंगे जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो है मिक्स्ड सीरीज़। मिक्स्ड सीरीज़, ओके। नंबर सीरीज़ कैसा होता है, यहाँ पर आपके पास एक सेट ऑफ नंबर दिया होगा और वहाँ से कुछ मिसिंग टर्म हो सकती है, या तो मिसिंग टर्म बीच से, इन बिटवीन कहीं से मिसिंग होगा, या फिर लास्ट में, ठीक है। सीरीज़ में या तो बिगनिंग में वैसे नहीं हो सकता क्योंकि उसके बेसिस पे हमें सेट बनाना होता है, बट इन द मिड और एट द लास्ट हमें मिसिंग सीरीज़ मिलता है, बट दैट विल बी बेस्ड ऑन कम्प्लीटली नंबर्स, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें नंबर का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, मीन्स वी शुड बी वेरी मच अवेयर विथ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वी नो एनी नंबर विच हैज़ ओनली टू फैक्टर, वन एंड द नंबर इटसेल्फ। तो उस तरीके से प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं ये भी सीरीज़ में आ सकते हैं, या फिर को प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, डिविजिबिलिटी रूल। जी हाँ, डिविजिबिलिटी रूल भी प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। वी शुड बी वेरी मच क्लियर कि जो सीरीज़ है वो किससे डिविजिबल है, ओके। डिविजिबिलिटी रूल, स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, इतनी चीज़ें अगर हमने प्रिपेयर रखी हैं और हमारा बहुत बेस क्लियर है, तो नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन को हम इजीली क्रैक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन करके देखते हैं, फॉर एग्जांपल फॉर नंबर सीरीज़, अगर हमारे पास दिया हुआ है 2, 5, 10, 17, 26, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे कुछ भी स्क्वायर नहीं बन रहा, मीन्स 5 इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर, राइट। उसी तरीके से क्यूब भी नहीं है, तो ये दोनों पॉइंट तो क्लियर है कि ये नहीं है इसमें। ना ही ये इवन का सेट बन रहा, ना ही ये ऑड का सेट बन रहा। तो ये सारे टॉपिक यहाँ से क्लियर हो गए कि ये ना इवन नंबर का सेट है, ना ऑड का, ना स्क्वायर का, ना ही क्यूब नंबर का। हाँ, वी कैन सी कि ये एक असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है, ठीक है। तो डिसेंडिंग तो ऑलरेडी क्लियर है कि ये नहीं है। प्राइम नंबर की बात हो रही है, सो इफ़ वी सी 10, 10 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो यहाँ से प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर है कि ये नहीं है। को प्राइम तो है ही नहीं, कॉम्पोजिट भी नहीं है। अब यहाँ पर डिविजिबिलिटी भी कैंसिल है क्योंकि 2 और 5 किसी एक सिंगल नंबर से डिविजिबल नहीं होते। तो बच क्या रहा है, एक असेंडिंग ऑर्डर का सीरीज बच रहा है। तो हम अगर ध्यान से देखें कि हाउ वी आर फॉर्मिंग इट, मीन्स 2 में क्या ऐड कर रहे हैं, 3, तो आ रहा है हमारे पास 5, 5 में क्या ऐड कर रहे हैं, 10 आ रहा है, अगेन 5, 10 में क्या ऐड कर रहे हैं, 7, देन वी आर गेटिंग 17। सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट टू ऐड, 17 में अब क्या ऐड करेंगे, सो हेयर इन 17 वी आर एडिंग 9, दैट इज गिविंग अस 26। तो जो नंबर ऐड हो रहे हैं वो क्या है, 3, 5, 7, 9, ये नंबर्स हैं सेट ऑफ ऑड नंबर्स। 3, 5, 7, 9 दीज आर ऑड नंबर्स। सो 9 के बाद क्या ऑड नंबर आता है, 11। सो 26 में हमें 11 ऐड करना है। द नेक्स्ट नंबर वी गॉट इज 37, सो ऑब्वियसली द आंसर विल बी 37। तो इस तरीके से नंबर सीरीज़ को हमें सॉल्व करना है, मीन्स नंबर सीरीज़ से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिशन करने के लिए अगर सीरीज़ आती है तो इस कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर रखना है। और इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। नेक्स्ट इज़ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। यहाँ पे अब हम देखेंगे नेक्स्ट इज़ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। इसमें क्या ध्यान रखना है हमें, फॉर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ जैसे मैंने एनालॉगी में बोला था, वी शुड बी वेरी क्लियर विद द अल्फ़ाबेट पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे हमें अल्फ़ाबेट के पोजीशंस याद होने चाहिए। वोवेल्स क्या हैं ये याद होने चाहिए। वोवेल्स क्या हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। उसी तरीके से कॉन्सोनेंट्स, देयर मस्ट बी सम मिसिंग लेटर। मिसिंग लेटर्स तब आप पता होगा जब आपको अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन पता होगा। एक एग्जांपल इसका भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्वेश्चन है ए, ई, आई, डैश,
Q एंड U। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपको लग रहा होगा कि ये वोवेल का सेट है, बट यहाँ पर Q भी है। तो जो सेट है हमारा वो है AEI डैश, द टर्म इज मिसिंग इन द बिटवीन। तो क्वेश्चन इन बिटवीन या फिर लास्ट में आते हैं, ठीक है, जो मिसिंग सीरीज होते हैं। सो हाउ इज E कमिंग? अब A का पोजीशन होता है 1, और E का पोजीशन होता है 5। उसी तरीके से I का पोजीशन 9, ठीक है। 1 + 4 किया हमने, वी गॉट 5। 5 + 4 किया, वी गॉट 9। सो 9 में भी +4 करेंगे, वी विल गेट 13। 13 इज द पोजिशन ऑफ M, M इज योर आंसर। तो यहाँ पे हमने हर लेटर में +4 किया है, एंड विद दैट वी गॉट द पोजिशन ऑफ द लेटर्स। सो लाइक दिस क्वेश्चन कम फॉर अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन मैं सिंगल सीरीज की बता रही हूँ, दैट कैन बी डबल ऑल्सो, मीन्स आपको 2 लेटर्स का सेट दे सकता है या 2 नंबर का सेट दे सकता है। और लास्ट जो हमने किया था वो है मिक्स सीरीज। मिक्स सीरीज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, सिंबल एंड नंबर। मीन्स कोई ऐसा क्वेश्चन जहाँ पर हमें लेटर, नंबर और सिंबल का कॉम्बिनेशन दिखे, जहाँ पे हमारे पास नंबर भी हो, लेटर भी हो और कोई सिंबल भी हो। इस तरीके से एक फॉर्म सीरीज होगी जिसमें से कुछ मिसिंग होगा और वो हमें बताना होगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मेट। ओके, सो ये हमारा सेकेंड चैप्टर है रीजनिंग का, और ये इजी है, इससे भी हम मार्क्स अच्छे पा सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द थर्ड चैप्टर नाउ। ओके, सो हमारा थर्ड चैप्टर है कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसका भी मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है अपने चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं, और उस पर आए हुए क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं और वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होंगे। ओके, तो अब हम आते हैं डिकोडिंग एंड कोडिंग पे। तो यहाँ पर हमें क्या समझना है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो पहले तो हमारे पास कुछ ऐसे पैटर्न्स दिए होंगे इस क्वेश्चन में, जिनका पहले हमें रिलेशन पता करना होगा। ये भी कम्प्लीटली पहले के 2 चैप्टर जैसा ही है, सिर्फ इसका पैटर्न ये है कि हमें आंसर फाइंड आउट करना है। इसमें भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमें लर्न करना अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन। मीन्स अल्फ़ाबेट पोजीशन आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए इसे भी करने के लिए। ओके, इन बोथ द ऑर्डर्स, वेदर इट इज़ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सो कोडिंग एंड डिकोडिंग में हमें अल्फ़ाबेट के पोजीशन असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ही ऑर्डर में याद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज एक एग्जांपल है, मैं आपको सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग का एग्जांपल दे रही हूँ और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे सपोज एक वर्ड है विजिट। विजिट को अगर मैं कोड करूँ एज UKRKS, तो इस पहले आप इस दिए हुए इंफॉर्मेशन का बेसिक पता करेंगे, मीन्स इनके बीच में कैसी कोडिंग हुई है आप ये पता करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है दैट वी से पहले यू आता है तो ये -1 होगा। वी से पहले यू आता है तो यहाँ पे -1 का रिलेशन हो गया। बट आई के बाद क्या आता है, बट +2। उसी तरीके से एस, आर एस से पहले आता है तो यहाँ पे भी क्या रिलेशन है, -1 का। फिर आई जे के +2 का, फिर यहाँ पर एस और टी, अगेन -1 का रिलेशन। तो ये पहले आपने इसका कोड पता कर लिया कि इसको किस तरीके से कोडिंग की गई है। अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि आपको इसका कोड बताना है डिकोड करके, ठीक है। अब जो हमारे पास दिया हुआ वर्ड है वो है बॉक्सर, तो ये सेम कोडिंग हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। बी से पहले क्या आता है, -1 करेंगे तो ए आ जाएगा। ओ में +2 करेंगे तो क्यू आ जाएगा। एक्स में -1 करेंगे अगेन डब्ल्यू आएगा। ई में +2 करेंगे जी आ जाएगा। और आर से पहले क्या आता है, -1 करेंगे तो क्यू आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा AQWGQ, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
कोडिंग डिकोडिंग बेसिकली ऐसे ही होंगे। ये तो मैंने वन वर्ड का दिया है। क्वेश्चन में कभी कभी अल्फ़ाबेट जो हैं उनका कोड इन द फॉर्म ऑफ नंबर भी दिया होता है। जैसे सपोज ABCD दिया हुआ है, उसको कोड कर दिया एज 5 10 15 20। तो हम इनका रिलेशन पता कर लेंगे और फिर जो दिया हुआ क्वेश्चन होगा उसमें भी सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। या फिर हमें एक स्टेटमेंट के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कोडिंग डिकोडिंग का। जैसे सपोज आई हैव अ पेन, इसको मैंने कोड कर दिया एज ला मा टू रा। ओके, 4 वर्ड्स हैं, आई हैव अ पेन, और यहाँ पे मैंने ये कोड कर दिया। और इससे मिलता जुलता मैंने यहाँ पे अगर एक कुछ लिखा है दैट पेन इज ब्लैक, और यहाँ पे मैंने कोड कर दिया इसे एज MAJAKUSP। तो हमें यहाँ दिख रहा है कि पेन पेन वर्ड दोनों में कॉमन है, और यहाँ दिए हुए जो मैंने कोडेड लैंग्वेज बनाया है उसमें से क्या कॉमन है, MA, है ना। तो ये क्लियर होता है कि पेन का जो कोड है वो क्या है, वो MA है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग में देखने को मिलते हैं। और तो आपको बेसिकली प्रिपेयर क्या करना है, यू हैव टू बी रेडी विथ अल्फ़ाबेटिकल पोजीशंस प्लस बी वेरी क्विक टू फाइंड आउट द आंसर्स। बहुत क्विकली आपको ये चीज़ करनी है सो दैट आप कैच आउट कर लो कि कहाँ पर कौन सी वैल्यू फिट ऑन है। नाउ लेट्स सी द फोर्थ चैप्टर। The fourth chapter, that is mathematical operation. In the exam, this chapter carries maximum marks as per the analysis. So, mathematical operation, we know what are the 4 mathematical operation. So, what we need to study in this chapter, like we have to be very much aware with addition, subtraction, multiplication and division. ये चारों चीज़ें हमारी बहुत क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, दीज आर कॉल्ड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब ये पार्ट जो है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, मीन्स रिलेटेड टू मैथ्स, बट इट कम्स इन रीजनिंग एज इट इज गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ द रीजनिंग। ओके, सो आपको यहाँ पे 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस दिख रहे हैं। what more we need to study in this is the concept of the numbers. Okay, concept of whole number, composite number, prime number, integers, odd and even। ठीक है, इतनी चीज़ें भी हमारी इसके साथ साथ प्रिपेयर होनी चाहिए। वी शुड हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ होल नंबर, composite number, prime number, integers, odd and even। Okay, with this what are the more points, बॉड मास। ठीक है, यहाँ पर हमें बॉड मास से रिलेटेड चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉल्विंग द इक्वेशन। व्हाट डज बॉड मास मीन्स, B फॉर ब्रैकेट, O for off, off also denotes multiplication, and D is division, M is multiply, A is addition and S is subtraction। ओके, इसके साथ साथ ब्रैकेट्स जो है, टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स भी पढ़ना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए what way we open the bracket, like big bracket, then curly, then small, then bar। ठीक है, ये ऑर्डर भी बार्स ब्रैकेट्स का पता होना चाहिए। इन द क्वेश्चन यू कैन गेट दैट। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन मैथमेटिकल ऑपरेशन। फर्स्ट वन इज कोडेड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। लाइक आई हैव रिटन हियर कोडेड क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्या होता है, द मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर कोडेड। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट। इफ आई से डिवाइड इज कोडेड एज मल्टीप्लाई। ठीक है, डिवाइड को मैंने कोड कर दिया मल्टीप्लाई, माइनस को कोड कर दिया प्लस, मल्टीप्लाई को कोड कर दिया डिवाइड,
एंड देन प्लस को माइनस। ये सारे ही मैथमेटिकल ऑपरेशंस को मैंने अलग तरीके से कोड कर दिया है, ठीक है। ये कोडेड के क्वेश्चंस हैं। और अगर हमारे पास एक इक्वेशन है 20 मल्टीप्लाई 5 माइनस 6 प्लस 8 इज इक्वल्स टू व्हाट। तो जैसे कि मैंने बताया, आई हैव कोडेड ऑल द मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन सम अदर कोड लैंग्वेज। तो यहाँ पर बेसिकली ये मल्टीप्लाई क्या है, मल्टीप्लाई इज डिवाइड। सो हेयर वी विल राइट डिवाइड। व्हाट अबाउट दिस माइनस? माइनस इज कोडेड एज प्लस। व्हाट अबाउट प्लस? प्लस इज कोडेड एज माइनस, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो 20 डिवाइडेड बाय 5 वी विल गेट 4, 4 प्लस 6 माइनस 8, 4 प्लस 6 10 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 2, okay. So from here we got the answer, that is 10, sorry 2. I hope it is understood. यहाँ पर मैंने डिवाइड को मल्टीप्लाई कोड किया था, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस, तो मैंने सारे सिंबल को रिवर्स कर दिया और इस तरीके से वी गॉट द आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the second type of question? Second type is equation based question. Second type of question what is asked in the exam is equation based question. Now what is equation based questions? For example, suppose if some equation is coded like 52 star 14 is equals to 33, then 44 star 8 is equals to 26, and 86 star 14 is equals to 50. So these are coded, and then it is asking in the question what will be the value of 43 star 15. तो इसका आंसर पता करने के लिए पहले हमें यहाँ पे क्या कोड फॉर्म हुआ है, क्या कोड यूज हुआ है, ये पता करना होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्विकली जस्ट ऑब्जर्व द इक्वेशन। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये क्लियर है कि ये स्टार जो है ये डिवाइड नहीं हो सकता, because the value is coming greater. What if we subtract? Then also the value is not close. So let's just use this कि हाँ अगर हमने 52 में 14 को ऐड कर लिया तो हमारे पास आंसर आ गया 66, बट जो आंसर यहाँ दिया है वो 33 है, मीन्स हाफ ऑफ इट। लेट्स चेक इट आउट फॉर द सेकेंड। 44 प्लस 8 52, 52 को भी हमने हाफ कर दिया 26। तो हमारा क्लियर है कि इस तरीके से इसे कोड किया गया है। द सेम वी विल फॉलो हेयर। क्वेश्चन में हम वही फॉलो करेंगे। तो 43 में 15 को ऐड कर देंगे, 58 आएगा। 58 को 2 से डिवाइड करेंगे 29, हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा 29। तो इस तरीके से इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। नाउ लेट्स सी द थर्ड वन। व्हाट इज द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये मैं सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशंस के टाइप्स बता रही हूँ, बिकॉज मैंने अभी इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड नहीं की है। सो आई जस्ट वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन प्रॉपर्ली, सो दैट मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियोस को एक्सप्लेन करके अपलोड कर दूँ। सो हेयर यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। थर्ड इज नंबर इंटरचेंज ऑपरेशन। थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं नंबर इंटरचेंज क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर इंटरचेंज हो सकता है या तो नंबर का या फिर साइन का। साइन क्या है? प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, जैसे सपोज 6 प्लस 8/4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 8। सो व्हाट वी विल डू इंटरचेंज टू मेक द इक्वेशन करेक्ट। तो या तो हम नंबर का इंटरचेंज करें या फिर सिंबल का इंटरचेंज करें। अब अगर ऑप्शन में सिंबल का इंटरचेंज दिया है तो यहाँ पे कौन से दो सिंबल्स होंगे जिनके इंटरचेंज से हमारे क्वेश्चन सही हो जाएगा? ओब्वियसली दिस माइनस एंड प्लस। अगर हम इनको इंटरचेंज करें सो योर इक्वेशन विल बिकम करेक्ट।
6 minus means the LCM is going to be 4, and then okay, so here we have 1 4s are 4, 6 4s are 24, here will be 8, 4 4s are 16. ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे और -8 करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4. मीन्स द इंटरचेंज ऑफ सिम्बल्स इज मेकिंग द इक्वेशन करेक्ट. तो यहाँ पर इंटरचेंज ज़रूरी नहीं है सिंबल का ही हो, नंबर का भी हो सकता है, बट जो भी हमारे पास ऑप्शन में दिया होगा हम उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को चूज करेंगे. तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं. व्हाट इज द फोर्थ टाइप? द फोर्थ टाइप इज साइन इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है, साइन इम्प्लीमेंटेशन मीन्स हमें साइन इम्प्लीमेंट करना होता है. फॉर एग्जाम्पल 36 क्वेश्चन मार्क 12 क्वेश्चन मार्क 18 क्वेश्चन मार्क 54. अब यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन मार्क दिए हुए हैं यहाँ पर कौन से साइन होंगे, कहाँ पर इक्वल टू होगा, ये इम्प्लीमेंट करना है. सो इफ वी ट्राई टू पुट द वैल्यू लाइक 36 डिवाइडेड बाई 12, व्हाट वी विल गेट अकॉर्डिंग टू बॉड मास पहले डिवाइड करना होता है 3. फिर अगर हम 3 में 18 से मल्टीप्लाई कर दे दैट इज इक्वल्स टू 54. दैट इज इक्वल्स टू 54. तो हमारे पास बहुत ईजिली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. दैट फर्स्ट वी विल डिवाइड, देन द आंसर विल बी मल्टीप्लाइड बाई 18 एंड वी विल गेट इक्वल टू 54. तो जो ऑप्शन में ये डिवाइड मल्टीप्लाई और इक्वल टू का सिंबल दिया होगा दैट विल बी आवर आंसर. तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन चैप्टर में. फिर आता है हमारा लास्ट टाइप. व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन दिस? दैट इज अ नंबर सिंबल कॉम्बिनेशन. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, नंबर और सिंबल का एक कॉम्बिनेशन होता है, उसके हेल्प से हमें आंसर पता करना होता है. फॉर एग्जाम्पल 9 189 2. in the same way 4 369 9. अब यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है और हमें आंसर करना है 3 क्वेश्चन मार्क 8. अब हमें ध्यान से इसे देखना है कि इसमें किस तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा है. तो अगर हम 9 और 2 को देखें जो आउट ऑफ द ब्रैकेट है तो इनके मल्टीप्लाई का वैल्यू होता है 18. 9 2 ज़ार 18 और यहाँ पे 9 दिया है तो 1 + 8 इज इक्वल्स टू 9. क्लियर? इस तरीके से ये 189 आ रहा है. इन द सेम वे 4 9 ज़ार 36 एंड 3 + 6 गिव्स यू 9. सो 3 8 ज़ार 24, 4 + 2 गिव्स यू 6. तो इसका यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे आंसर हो जाएगा 246. तो ये क्या है, नंबर और सिंबल का कॉम्बिनेशन है. तो इस तरह के क्वेश्चन भी मैथमेटिकल ऑपरेशन में आते हैं. तो ये टोटल टाइप्स हैं किस तरह के क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन में आते हैं और आपको क्या याद रखना है. सो विद दिस चैप्टर 4 इज ऑल कंप्लीटेड. नाउ लेट्स मूव टू चैप्टर 5 जो कि है सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. ओके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और इजी भी. सो वी विल सी कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं. इससे भी रिलेटेड वीडियोस अभी मैंने अपलोड नहीं की है बट सून आई एम गोइंग टू प्रोवाइड दैट, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे. बट इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. ओके, सो सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस इस तरह के क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं? टू चेक द कैपेबिलिटी ऑफ अ पर्सन इन डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग. ओके, टू फाइंड आउट सच कैपेबिलिटी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. टाइप्स कैसे होते हैं? टू फाइंड द ऑड वन आउट. ओके, वी विल बी गिवन 4 ऑप्शंस और उसमें से हमें ऑड वन आउट पता करना है, या फिर हमारे पास क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है और उससे सिमिलर हमें 4 ऑप्शंस में से निकालना है. फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग एग्जाम्पल ऑफ द सिमिलर क्वेश्चन. पेयर मीन्स a question is given, suppose like arrow is to bow. Okay, there is some relation shown in arrow and bow, that is arrow is shot with the bow. So similarly हमारे पास जो options दिए हुए हैं, suppose the first is given football is to hand, second option is given salad is to knife,
third option is given bullet is to rifle, and the fourth option is given smoke is to water. तो हमें पता है इन चारों ऑप्शन में द बेस्ट वन विच इज सिमिलर टू द गिवन क्वेश्चन इज बुलेट इज टू राइफल, because as the relationship between arrow and bow is like arrow is shot with a bow, similarly bullet is fired from a gun. So this option is the best out of all four. तो इस तरीके के similar questions आते हैं. And when we talk about find the odd one out, what kind of question do we see over there? We will practice also in a different video. Okay, so I have given the example for similar. Now let's see the one example for find the odd one out. इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? Suppose you are given options like honor. I'm giving you some word: honor, badge, medal, judge, and then trophy. And we have to find out the odd one out here. ठीक है, यहाँ पे हमें odd one out पता करना है. So if we see the question, honor, badge, medal, and trophy, these all are relatable terms when a person is a winner. But the odd one is judge here. Okay, so you will just easily find out the answer here. Why it is odd one out? Because the judge is the one who decides the winner and gives these as an honor. So odd one out is the judge out of the given option. So similarities and differences, we see such kind of questions. We will practice more. And this is somewhat similar to analogy also, where we see some relation between the two terms. So in the similar way, यहाँ पर हमारे जो ऑप्शंस हैं उनमें हमें एक सिमिलैरिटी पता करनी है. Now let's move to chapter 6. Okay, so the sixth chapter we have is relationships. ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड सॉल्व किए हैं, जिसमें रिलेशनशिप्स को मैंने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है. बट व्हाट बेसिकली वी सी इन रिलेशनशिप्स, इसमें किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? सो द रीजनिंग बेस्ड ऑन दिस इज बेस्ड ऑन फैमिली और ब्लड रिलेशन, मीन्स पर्सन कनेक्टेड बाय रिलेशंस. ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं. लाइक व्हाट रिलेशंस आर देयर व्हेन वी सी फादर मदर. The relations at the father side means paternal family, maternal family, brother-in-law, sister-in-law, uncle, aunt, nephew, niece. तो इस तरीके के जो रिलेशंस है उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ पर हमें ब्लड रिलेशन के बेसिस पे आंसर्स देने होते हैं कि व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन दीज टू टर्म्स और व्हाट विल बी द एक्स ऑफ वाई. लेट्स सी सम क्वेश्चन एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड. ओके, यहाँ पर हमें याद रखने हैं कुछ टर्म्स जिनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए. और लाइक पैटर्नल, व्हेन वी टॉक अबाउट, means we are talking about the father's family, and when we talk about maternal, we talk about mother's family. Okay, in the similar way, there is grandmother, grandfather, and other relations in the family. तो उनको कैसे याद रखना है और कहाँ से कैसे हमें सेट यहाँ पर बनानी है, वो ध्यान देना है. Okay, let's see a question. Suppose there is a question that Ram is the father of Kusha. Ram is the father of Kusha, but Kusha is not his son. तो अगर कुशा सन नहीं है तो कुशा क्या है? डॉटर है. तो डॉटर के लिए हम एक ट्राइंगल सिंबल का यूज कर सकते हैं. एंड राम इज अ फादर, सो वी विल यूज फॉर अ मेल वी विल यूज अ स्क्वायर सिंबल. माला इज द डॉटर ऑफ कुशा. ओके, माला जो है वो किसकी डॉटर है? कुशा की. यू कैन सी आई एम मेकिंग सम माइंड मैप फॉर दिस रिलेशन, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए आंसर पता करना. सो माला इज द डॉटर ऑफ कुशा and she's a daughter, so I'm using a symbol of triangle. Then
Shalaka is the spouse of Ram. Shalaka. So of Ram, here is Ram at the top. She is spouse, so obviously she is female here. Gopal is the brother of Kusha. ठीक है, Gopal is a brother. Square. Okay, these two people are husband wife, so we can show them with double line. Here is brother and sister, so single line is enough. Okay. Then Gopal is a brother of Kusha. Hari is the son of Gopal. Hari is the son of Gopal. ठीक है. And Meena is the spouse of Gopal. Meena is the spouse of Gopal. Triangle. Ganpat is the father of Meena. Ganpat is the father of Meena. Meena कहाँ पर है? यहाँ पर. So Ganpat is the father of Meena. Square. Who is the granddaughter of Ram? तो हमें राम की granddaughter बतानी है. So it is very clear that Ram's daughter is Kushna and Kushna's daughter is Mala. So the granddaughter is Mala here. The answer is Mala. Okay. तो इस तरीके से एक रिलेशनशिप के क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे हमें एक माइंड मैप के बेसिक पे सारे रिलेशंस को सेट करना होता है और दिए हुए क्वेश्चन के बेसिस पे हमें फाइंड आउट करना होता है. राम की बेटी थी कुशना और कुशना की बेटी थी माला. तो ग्रैंड डॉटर पूछ रहा है क्वेश्चन में ऑफ राम, तो डायरेक्ट हमें यहाँ पे दिख रहा है दैट राम की ग्रैंड डॉटर है माला. So like this we can solve the questions of relationships. Now let's move to chapter 7. Analytical reasoning. Okay, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत टफ भी इन कंपैरिजन टू द चैप्टर्स जो अभी तक हमने चैप्टर 6 तक पढ़ा. ये सब कुछ एक डेटा बेस्ड क्वेश्चंस थे जहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए थे और डेटा के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने ऑप्शन में से इजीली सॉल्व करने के बाद आंसर चूज़ किया था. बट एनालिटिकल रीजनिंग में जो है वो ज़्यादातर क्वेश्चन स्टेटमेंट पे बेस्ड होते हैं. इसमें ब्रॉडली हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं मैंने उनको एक साथ कंक्लूड करके मीन्स यहाँ पर बताना चाहती हूँ मैं. तो वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं? बेसिकली यहाँ पर जो होगा वो सब कुछ स्टेटमेंट बेस्ड होगा, लाइक स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट. ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर जिसमें जो क्वेश्चन होगा दैट इज ऑलरेडी इज एन मीन्स जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज अ स्टेटमेंट और सीरीज ऑफ स्टेटमेंट इन विच अ सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू इज पुट अप एक्सप्रेसिंग डिफरेंट ओपिनियंस फॉर और अगेंस्ट समथिंग. ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट है जिसके अगेंस्ट और फेवर में कुछ स्टेटमेंट्स दिए होंगे. तो वहाँ पे हमें एक एनालिटिकल रीजनिंग के बेसिस पे एज पॉसिबल एज टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बेसिस पे हमें आंसर चूज करना होगा. तो ये क्वेश्चंस जो होंगे दे विल बी बेसिकली बेस्ड ऑन स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट. ठीक है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. नेक्स्ट चैप्टर जो आता है इन एनालिटिकल रीजनिंग इज स्टेटमेंट एंड assumption. Assumption, the word is very clear. Assumption is something that we take for granted or we assume. ठीक है, यहाँ पर हमें assume करना होगा. जैसे कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है तो वो क्यों है मीन्स उसके लिए हमें एक राइट डिसीजन लेना होगा कि ये स्टेटमेंट लेने के पीछे क्या होगा. ओके, बेसिकली दैट इज बेस्ड ऑन द राइट डिसीजन. मीन्स जो भी स्टेटमेंट दिया है उसके पीछे क्या रीज़न रहा होगा, क्या एजम्पशन रहा होगा, उसके बेसिस पे हमें एक राइट डिसीजन बनाना है. यहाँ से हमारा डिसीजन मेकिंग पावर चेक होता है. थर्ड चैप्टर आता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन. स्टेटमेंट एंड conclusion. Conclusion means what? Wind up. तो candidate need to take the decisions based on these statements and select the correct conclusion from the given ones. ठीक है, डिसीजन जो है बेस्ड उसमें से हमें देखना है कि कौन सा बेस्ट सूटेड है. ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस होंगे दे विल टोटली रिफर टू द कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन वंस, करेक्ट कंक्लूजन. उसके बाद आता है
Okay, next chapter is statement and course of action. अब यहाँ पे जो कोर्स ऑफ एक्शन दिया हुआ है, दैट इज अ सिचुएशन दैट विल गिव यू अ स्टेटमेंट एंड सम प्रोबेबल कोर्स ऑफ एक्शंस. ठीक है, एक स्टेटमेंट होगा और वहाँ पे सम प्रोबेबल कोर्स ऑफ एक्शन भी दिए होंगे उस सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में. तो जो कैंडिडेट है, मीन्स हम जो एग्जाम दे रहे हैं, विल बी आस्क्ड टू डिटरमाइन विच ऑफ देम शुड बी फॉलोड बेस्ड ऑन द गिवन स्टेटमेंट और इवेंट. तो दिए हुए इवेंट के बेसिस पे या स्टेटमेंट के बेसिस पे जो बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इम्प्लीमेंट होगा, उससे हमें वहाँ पर एज अ आंसर चूज करना होगा. नेक्स्ट चैप्टर जो यहाँ पर ज़्यादा इंक्लूड होता है वो है कॉज एंड इफेक्ट. ठीक है, ये क्या है? इन दिस टाइप ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस, टू स्टेटमेंट्स विल बी प्रोवाइडेड and the candidates needs to decide whether the statement given are independent causes or aspects of independent causes. Independent causes are what? जब हम किसी भी कॉज का जो इफेक्ट है वो हम अगर अपने बेसिस पे एक इंडिपेंडेंट सोच पर के अगर हम बता रहे हैं दैट दिस हैज़ टू बी हैपन, सो दैट इज बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट कॉज और इफेक्ट्स. मीन्स किसी एक पर्टिकुलर इंसान के साथ क्या कॉज हो रहा है, उसके क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, that will be different from the other one. So the necessary conditions for an event to occur is a cause which supplements an event to occur. ठीक है, and for a cause to be valid it must be either sufficient or necessary. cause का valid होने का मतलब है that it should be either sufficient या फिर necessary. उसके बेसिस पे हम उसके इफेक्ट को देखेंगे. और जो लास्ट चैप्टर आता है एनालिटिकल रीजनिंग का, वो है सिलोगिज्म. बहुत बार आपने नाम सुना होगा. दो स्टेटमेंट दिए होते हैं और उसके बेसिस पे हम जो फर्दर पार्ट्स होते हैं उसको डिसाइड करते हैं. सो व्हाट इट इज़ बेसिकली सिलोगिज्म, ये एक थोड़ा ब्रॉड पार्ट है और इसको करने में आपको बहुत सारे ट्रिक्स भी बताए जाते हैं फॉर सिलोगिज्म. जैसे कि स्टेटमेंट दिया हुआ है लाइक ऑल ए आर बी. तो जब मैंने बोला ऑल ए आर बी, तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं दैट ऑल बी आर ए. ओके, जब हम ऑल वर्ड का यूज कर रहे हैं, व्हेन वी आर यूजिंग ऑल ए आर बी, तो वो ये भी सिग्निफाई करता है कि दैट ऑल बी आर ए. बट अगर हम बोले सम बी, सॉरी सम ए आर बी, तो हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं सम ए और बी. सो इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट सम बी आर नॉट ए. तो यहाँ से एक कंक्लूजन ड्रॉ होता है दैट सम बी आर नॉट ए. यस, ये जो पार्ट है बी का वो ए नहीं है. तो इस तरीके से सिलोगिज्म के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट दिया होता है और इस तरीके का डायग्राम हम बनाते हैं और उसके बेसिस पे हमारे पास कंक्लूजन होता है जिसमें से हमें राइट और रॉन्ग करना होता है. सो ये रहा एनालिटिकल रीजनिंग का कंप्लीट चैप्टर जो ये इंक्लूड करता है. और ये इसके क्वेश्चंस और आंसर्स कुछ इस तरीके से होते हैं. इसका मैं एक वीडियो लाऊंगी जिसमें मैं ईजिली टॉपिक वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराऊंगी और सबके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर दूंगी. So soon I'm going to provide the video for this chapter. Now let's move to the next one. Okay, next chapter है हमारा Venn diagram. So जो questions Venn diagram पर based होते हैं, means some diagram representation will be there और उसको देख करके हमें आंसर बताना होता है. जैसे suppose which diagram will be best capture if I want to ask a relation of plastic, copper, wire. तो हम इसको बेस्ट रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन अ वेन डायग्राम एज like this. Why? Because some wires are made up of plastic. This can be a wire, right? And that wire, some of them can be made up of plastic, some of them can be made up of copper. तो इस तरीके से हम इसे बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, तो वेन डायग्राम के क्वेश्चंस मोस्टली इसी तरीके के क्वेश्चंस पे बेस्ड होते हैं जो डिफरेंट डायग्राम पे बेस्ड हो और उसके बेसिस पे हमें आंसर करना होता है. या फिर क्वेश्चंस हो सकते हैं लाइक सम स्क्वायर इज देयर, सम ट्रायंगल इज देयर, सम सर्कल इज देयर. ठीक है, और इस पे कुछ नंबर्स हैं.
और कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमारे पास, उसके बेसिस पे हमें जो कॉमन नंबर है या जो कॉमन डेटा है उसे आंसर बनाना होता है। तो वेन डायग्राम के क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आते हैं एग्जाम में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ओके, चैप्टर 9 आता है हमारे पास डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ओके, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस मींस समथिंग बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। जैसे सपोज हमें इसके लिए, इस चैप्टर के लिए हमारे पास डायरेक्शन का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और उसका बेस्ट तरीका है फोर। फोर हम कैसे ड्रॉ करते हैं? फोर इस पॉइंट से यहाँ तक, जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम ईस्ट वेस्ट। ठीक है, ईस्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, कमिंग बैक वेस्ट, नॉर्थ एंड देन बिलो साउथ। ये डायरेक्शंस क्लियर है? हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें इसी तरीके से डायरेक्शन को प्लेस करना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और बहुत इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे सपोज इट इज़ गिवन दैट राधा वॉक्स 50 मीटर इन ईस्ट, तो हम राधा को अगर यहाँ अज्यूम कर रहे हैं तो वो 50 मीटर कहाँ चल रही है? ईस्ट में। ठीक है, और फिर अगर मैं बोलूँ राधा टर्न्स लेफ्ट, तो हमें पता है जब वो इस डायरेक्शन में चल रही है तो उसका लेफ्ट किधर होगा? इस साइड। राइट बोलता है तो इस साइड। तो इस तरीके से डायरेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आते हैं एग्जाम में, और हम उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना। हाँ, यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया हुआ है, तो जब हम इस फिगर को ड्रॉ करते हैं कि लेफ्ट चला उसने, फिर राइट चला, फिर लेफ्ट चला, तो फिर द डिस्टेंस विच व्हेन इट आस्क, तो अगर हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना होता है तो हम जिस पॉइंट पे वो लड़की रीच कर गई है वो, और जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ तक, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को जब हम बताते हैं तो वो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। और उसको बताते समय अगर हमारे पास ऐसे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है तो हमें ट्रायंगल के फॉर्मूले से उसका शॉर्ट डिस्टेंस बता देना है। ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। जब यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म होगा तो वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा तो वो पाइथागोरस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर 10 याद रखेंगे, कैलेंडर एंड क्लॉक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ट्रिक्स याद रखेंगे। इससे रिलेटेड मैंने शॉर्ट्स वीडियोस बनाए हैं, वो देख सकते हैं आप। क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जो हमने बहुत पहले बचपन की क्लासेस में पढ़ा है। आवर्स को कैसे मिनट में चेंज करते हैं, उसके बेसिस पे हम कैसे क्वेश्चन तक पहुंचते हैं, तो क्लॉक के क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप कैलेंडर एंड क्लॉक भी देख लेंगे फॉर रीजनिंग पार्ट। नेक्स्ट चैप्टर 11 इज काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स से रिलेटेड भी मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बना रखा है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पर हमें नंबर ऑफ ट्राइंगल काउंट करना होता है। अगर हमारे पास इस तरीके से कोई डायग्राम दिया हुआ है एंड इट इज़ आस्किंग हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर, तो हम किस ट्रिक से इसे फाइंड आउट करेंगे। मैंने शॉर्ट्स में बहुत सारा ऐसा ट्रिकी वीडियोस बना रखा है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको काउंटिंग ऑफ फिगर क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 12 इज सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, दैट 7 people आर देयर सिटिंग इन अ सर्कल, सिटिंग इन अ लाइन। तो उस बेसिस पे भी हमें क्वेश्चंस पता होना चाहिए। जब वो सर्कल में बैठ रहे हैं, इफ दे आर फेसिंग टुवर्ड सेंटर, तो सबका फेस सेंटर की तरफ है, तो राइट किधर होगा, लेफ्ट किधर होगा, ये सब ध्यान देते हुए हमें सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस पे भी फोकस करना है, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव DI, डेटा इंटरप्रिटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। सम डेटा विल बी गिवन एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव टू इंटरप्रेट द आंसर्स। और क्यूबॉइड एंड डाइस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। सम miscellaneous part is also left which I have not shown here. Rest I think I have collectively shown all the parts which is going to come in the exam. तो इसके साथ मैं ये वीडियो एंड कर रही हूँ, एंड जो पार्ट्स मैंने अभी तक प्रॉपर डिटेल में अपलोड नहीं किया है रीजनिंग का, वो मैं इस वीक में जल्द से जल्द कर दूंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।